मतलब एक तरह की वर्क स्लेव्स को तुम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन यू डोंट हैव एनफ फॉर यू टू ईट। चारों तरफ जा रहे हैं, आपके चारों तरफ आप स्पिरिचुअलिटी से घिरे पड़े हो। जैसा कि अभी निरंजन ने बताया कि जैसे गाय की पूजा करना ये एक एक्ट हो गया, लेकिन इस एक्ट के पीछे की रियल मीनिंग इतना फ्लेक्सिबली उसको जोड़ा नहीं, बताया गया तो भी एक इंफॉर्मेशन है, बस एक मॉन्यूमेंट है। लेकिन इतना पुराने लोग इधर रह रहे हैं, मतलब इधर की ट्रेडिशंस क्या है, लोग कैसे रहे होंगे कि इतने हजारों साल से इधर। इस तरह की फ्लेक्सिबल एजुकेशन नहीं है। तुमको प्यास लगी, तुमने पानी पिया, वो मोक्ष है। तुम रात को नींद आई, सो गए, वो मोक्ष है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। लेकिन क्या है, तुम जिंदगी की छोटी छोटी चीजें मिस करते हो ना, तभी बड़ी चीज की तरफ भागने लगते हो। हम जैसे इस धरती पे आए हैं, तो क्या हमारा मकसद होता है कुछ? वैसे मेरे को किसी का इंट्रोडक्शन देते नहीं आता, बट मेरे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट जो है वो है निरंजन अरावेती और नरेंद्र कुमार यादव। पेशे से निरंजन अरावेती सर एक डॉक्टर है और नरेंद्र कुमार यादव एक बिजनेसमैन, बट इनकी ये आइडेंटिटीज को भी साइड में रखते हैं, बिकॉज ये दोनों इंसान अपने अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूएबल चीजें लेके घूम रहे हैं, जो कि वो खुद है। निरंजन अरावेती सर आंध्र प्रदेश से है और उन्होंने अपनी आधी पढ़ाई इंडिया में की है और आधी पढ़ाई चाइना में की है। एज अ प्रोफेशन निरंजन सर एक डॉक्टर है और उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ साल एज अ जनरल फिजिशियन जॉब भी किया है, बट जॉब करना उनको उतना पसंद नहीं आया। तो उन्होंने अपनी लाइफ में डिफरेंट जगह एक्सप्लोर किया, ट्रैवल किया और डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लिए डिफरेंट लोगों से बात करने के बाद। और सेम चीज करी नरेंद्र कुमार यादव जी ने। और इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आप लोगों को इन दोनों अमेजिंग इंसान के ब्रेन्स में लेके जाने वाला हूँ। हम उनके ब्रेन में डीप डाइव करेंगे और उनसे स्पिरिचुअल और डीप नॉलेज लेंगे। इस पॉडकास्ट में इन दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि नेचर और ह्यूमन का बॉन्ड क्या है, कैसे हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमें स्लेव बना रहा है, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की बात की है, स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी ह्यूमन लाइफ में ये बताया है। और तो और सबसे बड़ी चीज, हम इस धरती पे क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारे एग्जिस्टेंस का रीजन क्या है, ये आपको पता चलेगा इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद। सो ये है नरेंद्र कुमार यादव और निरंजन अरावेती ओनली ऑन द एक्सप्लोरर शो। एंजॉय द एपिसोड। सबसे पहले मैं निरंजन सर से ये पूछना चाहूँगा और पप्पू भैया से भी उसके बाद में पूछूंगा कि सबसे पहले ना आप लोग अलग हो, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि असल में मैं आपके साथ पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ ना, इसीलिए क्योंकि आप लोग मुझे अलग लगे और मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जरिए लोगों को कुछ चीजें पता चल सकती है। सो आप लोग क्या अपने आप में ये चीज महसूस करते हो कि आप लोग दुनिया से अलग हो? निरंजन सर? नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी अभी पूछ रहे तो मैं बता रहा था कि सबसे अच्छा चीज क्या लगता है मेरे को, मतलब करीब से जो रहने वाले मिलने वाले दोस्ती है। शहर में भी, शहर तो इतना गंदा लगता है मेरे को, लेकिन उधर भी 10 लोग 15 लोग जो मेरे साथ पड़े हुए, नहीं तो साथ में काम किए, वो लोग मिलते हैं तो फिर वो एनर्जी आ जाता है। तो लोगों से दूर नहीं है। मतलब शहर में एक तरह की मटेरियल वर्ल्ड बन गया वो, हर जगह कंक्रीट, मतलब डिस्ट्रैक्शंस आ गए, जिसकी वजह से वो करीबी नहीं समझ में आता। बस उतना ही है। लेकिन लोग तो लोग हैं, हम तो उधर भी नेचर के इतने इम्पोर्टेंट हिस्से हैं। मेरे को लगता है उसके अलावा लोगों से अलग नहीं है, ये सब लोगों के लिए है। लेकिन शहर से नहीं तो ऐसी एक मतलब डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड से तो अलग है। क्योंकि शहर तो बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन नेचर और नेचर की प्रॉस्पेरिटी के सामने शहर हमारी मतलब कुछ नहीं है वो। तो इसमें जीना, इसमें जैसे रियल ह्यूमन इमोशंस को फील करना अलग रहेगा। मतलब आप कह रहे हो कि आप लोगों से अलग नहीं हो, बस आपको नेचर पसंद है। और आप नेचर के साथ जुड़ना चाहते हो। और मैं समझता हूँ कि शहर में भी हो इधर भी हो, लोग एब्सोल्युटली नेचर है। इसको ऐसा समझो, जैसे इंसान को छोड़ के धरती पे जितने भी जीव रहते हैं, तुम देख लो कोई भी जीव, तितली हो या ये मधुमक्खी हो रही हो, ये सब के सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये कहीं भी रहे,
अब जो ओरिजिनल फॉर्म है इसका उससे बाहर नहीं जाते। लेकिन इंसान को देखो, शहर में रहने वाला अलग होगा, गांव में रहने वाला अलग होगा, कस्बे में रहने वाला अलग, जंगल में रहने वाला अलग। इंसान एक ही है, लेकिन एक्चुअली क्या वे ऑफ जो एक्सप्रेशन है उनके वो अलग हो जाते हैं। असल में समझो कि ये जो तुम्हारे जो सवाल है कि आप लोग अलग हो, असल में अलग नहीं है। जब कोई प्रकृति के साथ जुड़ेगा तो इन जीव जैसा हो जाएगा, कनेक्ट होगा। तो ये अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, अलग में अलग एक्चुअली दुनिया हो गई है। अच्छा, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता चुन लिया है वो अलग है, इसलिए ये सवाल पैदा हुआ तुमको कि तुम अलग हो, क्योंकि तुमने वो दुनिया देखी, राइट। जब तुमको उस दुनिया से कुछ अलग दिखा तो ये सवाल आया कि हम अलग हैं। तो मैं समझता हूँ अगर कोई प्रकृति से जुड़ेगा तो वो अलग फील होगा आपको। बस मुझे लगता है ये तुम्हारे सवाल का जवाब होगा। ओके। और ज़्यादा तक जो दुनिया के बारे में आप भी मतलब जो पूछ रहे हो ना, दुनिया, वो दुनिया असल में असल नहीं है। अच्छा। जो दुनिया सबको साथ लेके जाएगा। और हम दोनों का भी एक्सपीरियंस ये है कि हम जिस दुनिया से आते हैं वो दुनिया में तो किसी की भी अलग करने की वो नहीं है, सब एक ही है। तो उधर तो लोग रहेंगे, लोग तो सबसे मतलब हम जानते हैं तो लोग सबसे पहले आएंगे ना, तो लोग ही तो इन्वॉल्व होंगे ऐसी ओके सोच में। मतलब ये कहना चाह रहे हो आप लोग कि आप लोग अलग नहीं हो दुनिया से, आप लोग नेचर से कनेक्ट रहने की कोशिश कर रहे हो, दुनिया अलग चले गई है एक रास्ते पे। डिस्कनेक्ट वो डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ। और असल में मैंने वही दुनिया देखी है, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया। हाँ, ये सवाल है, सही है, लेकिन हाँ। बताने की तरीका है, मतलब अलग नहीं है लेकिन ऐसा लगता है। ओके। सो जैसे आप भैया ने बताई कि आपने बहुत सारी अलग अलग डिग्रीज की है, अलग अलग पढ़ाइयाँ की है ना, अलग अलग जगहों से। हाँ। सो ये कब से स्टार्टिंग हुई कि वो चीजें छोड़ के आपको यहाँ आना पड़ा? मेरा मतलब ग्रेजुएशन 6 इयर्स रहती है, तो मेडिसिन पढ़ना है तो 6 साल 2011 में ख़त्म हुआ, 6 साल मेरा। तो उसके बाद दिल्ली में 3-4 साल काम किया, मतलब ऑन एंड ऑफ 1 साल था। तो उसके बाद ज़्यादा तक मैं नौकरी में, मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि हाँ क्योंकि नौकरी क्या बता रहा है कि मैं बताऊंगा आप करोगे, और मैं पूछूंगा किसी को कि आप गलत कर रहे हो तो चुप रहो, बोल मैं पैसा दे रहा हूँ तो तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि ये नौकरी नहीं है, ये एक तरह की स्लेवरी है। और वो भी प्रॉपर वैल्यू सिस्टम के साथ जो आदमी बात कर रहे हैं उसको तो और छेड़ते हैं कि तुम पैसा नहीं लेना चाहते हो, नहीं तो तुम किसी को दवाई नहीं देना चाहते हो। अब दवाई नहीं देना भी गलती हो जाता था उधर। अच्छा। तो मैं बोला ये मेरी काम का नहीं है। अब मैं खुद दवाई नहीं लेता हूँ, किसी को कैसे दूंगा मैं? अच्छा। अब मैं बोलता हूँ, घर में भी बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, जरूरत नहीं, हमारी खाना सबसे बड़ा दवा है, उसको हम प्रॉपरली लेते रहेंगे तो हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। दवाई से हम ठीक नहीं होते, हमारी एबिलिटीज से ठीक होते हैं हम। हमारे अंदर ही वो सिस्टम होता है, लेकिन इम्यून सिस्टम। पूरा मतलब मेडिसिन और उसके रिलेटेड इंडस्ट्री ये एक्सेप्ट करेंगे तो उनका पूरा खत्म ही हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो रेडी नहीं है इसके लिए, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं फिट हो सकता हूँ इसमें। तो अच्छा, तब से बाहर आया मैं, तब से कुछ अलग करने का सोचे। हाँ, बहुत जगह ट्रैवलिंग तो ऑलमोस्ट सब स्टेट्स गया मैं, कई जगह 1 साल 1.5 साल रहा। और लकीली जहाँ पे मैं ग्रेजुएशन किया उधर पूरा इंडिया से हर स्टेट से 10-15 लोग रहना, कहीं पे भी जाऊंगा तो जान पहचान। ओके। और अभी आपने पढ़ाई की थी, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओगे कि ये किधर लेके जा रहा है स्टूडेंट्स को? जैसे मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, हमारे साथ अभी जो पीछे हमारे बैठे हुए हैं ये भी पढ़ाई कर रहे हैं, पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा कि पढ़ाई तो कर रहा हूँ पर मन इसी में लगता है, जो अभी चीजें हम करने आए हैं। एक एग्जाम्पल बताऊंगा जिससे तुम्हें समझ में आएगा। अभी भी कोई भी रहेंगे, सबसे प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन है वैल्यू सिस्टम। वो हमारे पेरेंट्स से सीखते हैं, हम स्कूल से नहीं सीखते हम। ज़्यादा तक हमारे पेरेंट्स और हमारी वेल विशर्स, हमारी
करीबी जो फैमिली है उनसे सीखते हैं वो क्वालिटीज। हम्म वो रियल फॉर्म ऑफ एजुकेशन है। हम्म अब कोई भी बोर्ड, कोई गवर्नमेंट, कोई एजुकेशन सिस्टम सही नहीं रहेगा, हम्म क्योंकि एजुकेशन में वो इमोशन नहीं है आजकल के समय में। हम्म पहले एक फैमिली की तरह, अब मैं कई सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को देखा, वो बोलते हैं कि बचपन में हमें सिर्फ जैसे 10 साल हो गए, पापा के साथ बैठना है, सब कुछ करना है। हम्म तो वो अपना बच्चा को एक स्टूडेंट की तरह सब सिखाते थे। हम्म और उसमें फैमिली रहेगा, उसकी सिबलिंग्स रहेंगे, उनके साथ मिलना जुलना, खाना बनाना, रहना। तो वो रियल एजुकेशन है। उसमें आजकल किसी को इंटरेस्ट नहीं है। सब जाके मतलब अटेंशन, सिट डाउन, यही इमोशन में एजुकेशन ले रहे हैं। Actually, हम जिसको एजुकेशन बोलते हैं वो एजुकेशन नहीं है, वो नहीं सिर्फ है। इन्फॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ट्रेनिंग। तो आपको एक गूगल भी दे देगा। अब इंफॉर्मेशन एरा है ये, कहीं से भी इंफॉर्मेशन, तो एजुकेशन की कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा। वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं, मिस इन्फॉर्मेशन है एक्चुअली, मुझे लगता है। हाँ, और कोई भी सिस्टम, मतलब एजुकेशन के लिए कोई भी सिस्टम फिक्स नहीं हो सकता। बिल्कुल, इंसान वो ऐसा इतना प्राणी है फ्लेक्सिबल चीज है कि तुम कोई भी चीज कि से, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव है इंसान के पास में एक ही चीज को देखने की। तो आप एक चीज कैसे दे सकते हो किसी एक इंसान को कि आपको देखने के लिए यही चश्मा लेना पड़ेगा? आप ओके। अब हर दिन हमें बदलते हो आप। रेगुलरली देखा जाए तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लॉ है कि हम ज्यादा तक पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में पढ़ना, इसके सेंट्रल, इसके आसपास ही हमारा एजुकेशन सिस्टम है। लेकिन एंशियंट इंडिया के बारे में कोई बताता नहीं है किसी को। मतलब 35,000 ईयर्स के पहले एक ट्राइबल कम्युनिटी था, वो भिमबेटका केव्स में रहता करके। एजुकेशन सिस्टम में इतना फ्लेक्सिबली उसको जोड़ा नहीं, बताया गया तो भी एक इंफॉर्मेशन है, बस एक मॉन्यूमेंट है। लेकिन इतना पुराने लोग इधर रह रहे हैं, मतलब इधर की ट्रेडिशंस क्या है, लोग कैसे रहे होंगे कि इतने हजारों साल से इधर। इस तरह की फ्लेक्सिबल एजुकेशन नहीं है, इसीलिए कोई भी मतलब एजुकेशन को सिस्टम नहीं बना सकते। वो इतना लिक्विड फॉर्म में रहना है कि कहीं पे भी बह सके वो। हाँ, समझ गया। हाँ, मतलब कि एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो इसीलिए एग्जाम्पल दिया, मतलब सबसे अच्छे चीज हम आउट ऑफ द स्कूल सीखते हैं, आउट ऑफ द स्कूल पढ़ते हैं। तो स्कूल बना के फिर उसमें भी यही चीज करना सही नहीं है। ओके। आपने अपने पेरेंट्स से सीखने वाली चीजें बोली थी। हाँ। मतलब कि अपने पेरेंट्स से एजुकेशन लेना चाहिए, आप उसको थोड़ा सा और इलेबरेट कर सकते हो? हाँ, मतलब ज़्यादा तक जैसे मोस्टली आजकल के पेरेंट्स ये पढ़ो, नहीं तो हमारी ही कास्ट में शादी करो, नहीं तो कई सारे माइलस्टोन्स जो लाइफ में आते हैं उसमें ऐसे बताते हैं कि ये सब करोगे तो हम आपके साथ रहेंगे, कोई जो भी होगा हम आपको हेल्प करेंगे। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे पेरेंट्स एक मतलब एक एक्स्ट्रा वो रहता है कि सब जैसे सोचते वैसे सोचने की ज़रूरत नहीं। क्या कमियां हैं हमारी सोसाइटी में, क्या कमियां हैं सोचने की तरीका में, क्या कमियां हैं, ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई स्कूल आजकल पढ़ा नहीं पा रहा है ऐसी चीज़ों को। ओके। ये काफ़ी तक के पेरेंट्स से ही आना चाहिए। नहीं तो मतलब बिल्कुल पेरेंट्स इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो सबके लिए नज़दीक होते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी रहते हैं जैसे काफ़ी 15 साल से जानते हो किसी को तो बिल्कुल हमारी फैमिली जैसे बन जाते हैं। भैया मेरे लिए। हाँ, हाँ। तो वो जो भी बताएंगे उसका इन्फ्लुएंस भी हो, नहीं तो उसकी कंटेंट और डेप्थ अलग रहती है जो एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। आप इसके लिए क्या बोलना चाहोगे? एजुकेशन नहीं, पेरेंट्स के सर ने जो कहा, अच्छा, ओके, पेरेंट एजुकेशन पेरेंट्स के उससे आना चाहिए। मतलब देखो क्या है, इस दुनिया में जैसे कोई इंसान जब आप आते हो तो सबसे पहला आपका जो इंटरेक्शन होता है आपके पेरेंट्स में सिर्फ माँ बाप नहीं होते,
जिसके भी आप करीब हो, इमोशनल, मेंटली, फिजिकली जिसके आप करीब होते हो, वो हर इंसान से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, क्योंकि हमारा ढंग ही ऐसा है कि हम किसी के भी साथ हो कुछ ना कुछ उससे एक्सचेंज करेंगे हम। तो ये बात थी। तो मुझे लगता है कि ये इनिशियली ठीक है, लेकिन होता क्या, मैं इसको थोड़ा सा एक दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ लेके जाऊंगा। जैसे ये मछलियां पानी में होती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जंगल में रहते हैं, इनको कौन सिखाता है कि तुमको कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या पीना है, कैसे सरवाइव करना है? कोई सिखाता है? नहीं। सारी इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर है, आपको सिर्फ उसको अनलॉक करना है। तो ये जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आपकी उस एबिलिटी को दबाने का काम करता है। ओके, राइट। अब तुमको पता है कि खाना खाने के बाद पेट में क्या होता है, कौन करता है, पचाता कौन है उसको? सारा पानी को system। कौन पचाता है, खून कैसे बनता है, पता है तुमको? नहीं पता। कभी सोचो कौन करता है ये? तो जब इतनी बड़ी प्रोसेस आपको नहीं पता, तो आप ये छोटी चीजों के बारे में कैसे जानना चाहते हो? जो जो चीजें तुम्हारे साथ जिंदगी में रोज हो रही, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक के, तुम सांस लेते हो, तुम खाना खाते हो, तुम देखते हो, इसके पीछे की मतलब एक फिजिक्स जानने की कोशिश किया कि ये कैसे होता है। एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन यही है कि जब आपके बेसिक चीजों पे सवाल करने लगो। अगर ये चीजें आपको ना सिखा एजुकेशन, तो एजुकेशन नहीं है वो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है वो, कि आपको एक ढांचे में ढाला जाता है। रही बात पेरेंट्स के सिखाने की, तो बिल्कुल है, वो इनिशियली ठीक है, लेकिन मुझे लगता है उनका काम इतना है कि जैसे एक जानवर या कोई भी जीव जंतु, मैं एक्चुअली नेचर से बहुत इंस्पायर हूँ इसलिए, क्योंकि हर कोई जानता है, समझता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक किसी भी जीव का बच्चा उनके पेरेंट्स के साथ रहेगा, उसके बाद वो खुद पे होता है। उसके बाद वो खुद सीखता है। तो मुझे लगता है जिंदगी काफी है आपको सिखाने के लिए। अच्छा। ठीक है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, वो भी जरूरी है, लेकिन एक मुझे लगता है कि फिक्स फॉर्म में या फिक्स क्वांटिटी में ही, इसके ऊपर नहीं, क्योंकि वो आपको एजुकेशन अगर आपको आपके अंदर लेके जाए, इस दुनिया से कनेक्ट करे, बेसिक सवालों की तरफ आपको ले जाए, तो एजुकेशन है, अदरवाइज वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। ओके, जैसे कि अभी जो सिस्टम चल रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम हम पढ़ रहे हैं असल में, वो ऐसा हो गया है कि जॉब पानी है। हाँ, मोस्टली वैसे ही है, मतलब वो उसका मार्केट है, वो ऐसा हो गया, मतलब सिस्टम ऐसा कि इंजीनियर्स या डॉक्टर एक फिक्स्ड वर्जन में निकालना चाहते हैं। अब नंबर भी तो रहता है हर यूनिवर्सिटी का, हर क्लास की, इतने सारे पॉपुलेशन है, तुम इतने ही सीट रख के मतलब एजुकेशन सिस्टम ही इतना लिमिटेटेड है कि इतने ही लोगों को लेंगे हम। अब कोई ये बात नहीं बता सकता कि सबको चाहिए ये। अब हेल्थ भी ऐसा ही चीज है, सबको उसकी राइट है, लेकिन अब उनकी गलती है, कोई सिस्टम नहीं है जो एजुकेशन को ठीक करके फिर सिस्टमैटिक वे में रन कर सकता है। कोई भी नहीं है ऐसे, वो इतना फ्लेक्सिबल वर्जन है, वो हर जगह होना चाहिए। तो क्या जो अभी का एजुकेशन सिस्टम और जो गुरुकुल था, वो क्या गुरुकुल सही था अभी के सिस्टम के हिसाब से? अब गुरुकुल कैसे पॉसिबल है? वो तो हो ही नहीं सकता। गुरुकुल सही था किस तरीके से देखा जाए तो उस तरह की पॉपुलेशन के हिसाब से। उस समय में जिस तरह की पॉपुलेशन था, वो काफी जंगल बचाए थे, नेचर उनकी आंगन था। मतलब काफी गुरुकुल आश्रम्स देखोगे तो पुराने जो मूवीज में भी दिखाते हैं, तो एक हिरन आ गए, एक खरगोश आ गए, एक पीकॉक आ गए। अब इधर भी आ सकते हैं, लेकिन लोग इतना छेड़ने लगे उनको कि वो डर जाते हैं। वैसी सिचुएशन में रियल लर्निंग होगा, क्योंकि नेचर के साथ नहीं, तुम नेचर के हिस्से बन के रह रहे हो उधर। वो है गुरुकुल सिस्टम। अब वो ला सकते हो नहीं, कैसे लाओगे? ओके, बिना फोन तो हम जंगल में भी नहीं रह रहे। अब वो सिस्टम लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन रिलेटिव सिस्टम्स ला सकते हैं जहाँ पे नेचर के साथ ज्यादा एसोसिएशन हो, इधर ही रहना, उठना, ऐसी चीजें करना। तो ये लिविंग लेसन है। तो कोई भी आदमी को अगर अच्छा भी नहीं लगेगा, नेचर इतना अपनाता है कि तुम्हारे काफी सारे स्ट्रेस भी, तुम्हारा डिसीजेस भी ठीक कर देगा। ओके। और जैसे बहुत सारी अभी दवाइयाँ चलती है जिनकी जरूरत नहीं होती, आपने जैसा बताया कि दवाई तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच बताएंगे तो हाँ, वो बताएंगे तो यूट्यूब भी डर जाएगा। हाँ, मतलब काफी गहरा है। मतलब दवाई एक तरह से ऐसा बता सकते हैं कि
लिटरली वेपन्स आर्मी काफी सारे चीज जितना जरूरी है उतना खतरनाक है। वो जरूरी भी है हमारे देश के लिए, कोई भी देश के लिए, उतना खतरनाक भी है। तो काफी सारे दवाई ऐसे ही कंपनीज बनाते हैं। मतलब वो हमारे लिए जरूरी भी है और खतरनाक भी है। अच्छा। तो आप समझ लो कि वो कितना खतरनाक हो सकता है और कितना जरूरी भी हो सकता है। हाँ। तो उससे बाहर आना है, मतलब अब जैसे पीस बनाना है तो 2 आर्मीज को आर्म्स छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे इनर पीस बनाना है तुम्हें, लिटरली तुम्हारी बॉडी नेचर के साथ एक फ्लो में जाना है, तो तुम्हें ये आर्म्स को छोड़ना ही पड़ेगा। ओके। ये भी तुम्हारे बॉडी के लिए वेपन्स है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक एक ड्रग कैसा रिएक्ट कर सकता है, कैसे बॉडी में क्या क्या डिसीजेस है जिसमें ये सब मार्केटिंग कर रहे हैं, ये लंबा कहानी है। तो सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ओके। सो अभी आपकी जो लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब ये सारी चीज पता कैसे चली आपको कि अलग करना है कुछ? वो तो बचपन से ही था, ऐसा बचपन से नहीं ही कि था। हाँ। मैं तो काफी लोग जैसे पूछते हैं तो इंडिया ही ऐसी कंट्री है, काफी पुराना सिविलाइजेशन है, इतना क्यूरियस कंट्री है। आज भी कोई भी आदमी आएगा, कितना भी बड़ा होगा, उनसे सवाल पूछने की तरीका, काफी सारे एलिमेंट्स हैं इंडिया में जो तुम्हें बचपन से, अब घर में भी नहीं होगा, पेरेंट्स से भी इन्फ्लुएंस हो गए, सोसाइटी तो वैसे ही है। तो तब से बचपन से ही कई सारे चीज़ों की ये लगी थी, लेकिन उस समय में करने की क्षमता नहीं था, नहीं तो अपने आप एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की स्टेचर भी नहीं था। तो जैसे फॉर्मल फॉर्म ऑफ एजुकेशन लेके जॉब करके फिर छोड़ने की भी एक एडवांटेज है मेरी लाइफ में, कि मेरे पेरेंट्स आज भी सोचते हैं कि तुम कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए ही ये सब हुआ तुम्हारे साथ। तो कभी ये नहीं बोलते कि तुम्हें सब छोड़ दिए, अब शादी भी नहीं करना चाहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अलग करके देखेंगे तुम्हें। तो वो अपनापन है, मतलब वो भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। अब मेरा करियर, मतलब किसी के भी लाइफ में 10-15 साल की जर्नी को रिलेट करते हुए उनका करियर बनता है। तो उसको छोड़ना और उसके साथ उतना समझदारी रखना, आगे भी काफ़ी, मतलब वो स्ट्रेस नहीं होना भी, मेरे को लगता है कि मैं सच में चाहता नहीं हूँ ऐसी काम करना। ओके। अगर मुझे कभी लगा होगा कि नौकरी क्यों छोड़ा मैं, मतलब मेरी प्रोफेशन क्यों छोड़ा, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन तो ज़्यादा तक यही है कि उस तरह की ज़िंदगी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना एजुकेशन ना जॉब, ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सबसे ऐसे अगर बोलोगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सुबह से शाम तक जो करते खाना ही तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो सफिशिएंटली कोई करना नहीं चाहते। अच्छा। अब आने वाले समय में कोई फार्मिंग करने वाले नहीं मिलेंगे, उसके लिए क्या सोल्यूशन, कोई किसी के पास कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, फार्मर्स कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, लैंड पे ज्यादा वो और इंडस्ट्रियल यही है, मतलब हमारी एजुकेशन सिस्टम कैसा है तो उसका लिटरली रिफ्लेक्शन है ये। मतलब एक तरह की वर्क स्लेव्स को तुम क्रिएट कर रहे हो, लेकिन यू डोंट हैव एनफ फॉर यू टू ईट। कई सारे कंट्रीज एग्रीकल्चर को खत्म ही कर दिया, उनकी कंट्रीज में ना उगा सकते हैं, और आजकल की सिस्टम में दे नॉट रिलायबल टू डू एनी एग्रीकल्चर इन देयर कंट्री। ऐसे सिचुएशन में जा रहे, तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या इंडिया उस तरफ जा रहा है धीरे धीरे? नहीं, इंडिया काफी कैपेबल कंट्री है एग्रीकल्चर के बारे में, कोई भी चीज में, लेकिन एट द सेम टाइम पोल्यूटेड भी है, क्योंकि काफी सारे एलिमेंट्स, वेस्टर्न एलिमेंट्स आ गए, काफी सारे, अब इतना सारे पॉपुलेशन है तो बहुत सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के लिए इंडिया कैपिटल हो गया। कोई भी ड्रग हो, कोई फूड कंपनी हो, कोई लग्जरियस कोई भी कंपनी के लिए इंडिया एक पब्लिक हब हो गया। तो उस दिशा में तो
एक पॉसिबिलिटी भी है इंडिया, एट द सेम टाइम करप्ट होने की भी चांस है, तो दोनों को बैलेंस करते हुए ले जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप दोनों से। जैसे ना मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में खुद सोचता हूँ, बट मेरे को असली डेफिनेशन नहीं पता व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। मतलब स्कूल और मैंने गूगल पे भी देखा, बहुत सारी स्पिरिचुअल किताब भी ली, बट वो मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। और मेरे को अपने हिसाब से अगर मैंने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की तो ये आया कि खुद के ट्रू सेंस को जानना है। तो आप लोगों के मुताबिक स्पिरिचुअलिटी की मीनिंग क्या है? रिचुअल जानते हो? रिचुअल का मीनिंग क्या है? रिचुअल स्पिरिचुअल में दोनों में रिचुअल है, तो रिचुअल का मीनिंग क्या हो सकता है बताओ? रिचुअल मतलब कि जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। हाँ, तो जिसका एक तरह से स्पिरिट नहीं जानते हो। हाँ। स्पिरिचुअल ये है जिसका स्पिरिट तुम जानते हो। मतलब कि अपने आप मतलब को आप गाय को पूजा कर रहे हो। हाँ। अब तुम यूएस की कल्चर मानोगे, वेस्टर्न कल्चर मानो, कुछ भी, उस नजरिया से गाय को पूजा करोगे, शायद तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं तो ऐसा लगेगा क्या यार बेवकूफी है, गाय को क्या पूजा करते हैं। हाँ। लेकिन सच में जो वही एक्ट स्पिरिचुअल हो जाता है तो तुम्हें लगेगा कि क्या, अरे इंसान जैसा है यार ये तो, अच्छा। ये तो इतना साथ देगा। हाँ। कितने काम में जो आदमी भी नहीं कर सकता ऐसे काम करेगा। तो इतना ही है स्पिरिट की डेफिनेशन, एक छोटा रिचुअल में बता रहा हूँ। ऐसे तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारी रियलिटी के बारे में तुम सोचोगे तो स्पिरिट कितना बड़ा हो सकता है, समझो कितने चीजों को जोड़ सकता है वो। जैसे हम कनेक्ट लिटरली होंगे। डेफिनेशन है रिचुअलिटी, मतलब तुम कोई भी चीज कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ। स्पिरिचुअलिटी मतलब वो एक होने की तरीका मिला के तुम कर रहे हो। हाँ, मतलब कि रिचुअल मतलब कि सिर्फ गाय की पूजा करना, स्पिरिचुअल में उस गाय की सोल से कनेक्ट होना। सोल भी नहीं है, मतलब पूरा एक तरीके से उसका एडवांटेज क्या था, किस लिए लोग करते थे, और कितना मीनिंग क्या है उसके हाँ, पीछे, जो मीनिंग क्या है, रियल मकसद क्या था। मैं समझता हूँ स्पिरिचुअल ऐसा है, समझो जैसे हम यहाँ जंगल के बीच में बैठे हैं। हाँ। ठीक, अब हम यहाँ पे बैठे बैठे इस पर्टिकुलर एक एरिया ले ले। हाँ। अब उसमें हम खोजबीन करने लगे और बोले कि मुझे देखना है जंगल क्या है, जबकि आप जंगल के अंदर हो। ऐसे समझो एक मछली पानी में है, समुंदर में, अब वो बोले कि मुझे जानना है सागर क्या है। स्पिरिचुअलिटी मतलब आप उसी के अंदर हो। सब कुछ उसी के अंदर है। ये पूरा जीवन, पूरा ब्रह्मांड, आपका पूरा होना, आपकी बीइंग्स, सब कुछ स्पिरिचुअलिटी है। लेकिन आप क्या करते हो, एक प्रॉपर फ्रेम लेते हो और उस फ्रेम में खोजना शुरू करते हो। ये दिए की तरह समझो कि जैसे दिया चारों तरफ प्रकाश देता है, ठीक, चारों तरफ जाते हैं, आपके चारों तरफ आप स्पिरिचुअलिटी से घिरे पड़े हो। जैसा कि निरंजन ने बताया कि जैसे गाय की पूजा करना ये एक एक्ट हो गया, लेकिन इस एक्ट के पीछे की रियल मीनिंग, अब हम ह्यूमन बींग्स जो है इमोशनल बींग्स है, राइट। जब तक आप किसी चीज से इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, आप किसी चीज के बारे में जो ओरिजिनल उसका ट्रू नेचर है वो नहीं जान सकते। तो उससे कनेक्ट होना वो है स्पिरिचुअलिटी। वो मतलब कितना भी तुम गहरा जाते रहोगे, वो कभी भी तुम कम ही लगोगे, अपने आप के लिए तुम कम लगोगे कि वो इतना गहरा है। उसका एग्जाम्पल भी आसमान है। कहाँ तक देख सकते हो तुम आसमान को? कहाँ तक अंदाजा लगा सकते हो? जहाँ तक वो दिख रहा है, एंड हो रहा है जहाँ तक। इवन मतलब बहुत सारे स्पेस एजेंसीज को भी यूनिवर्स को ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बोलते हैं। मतलब जहाँ तक हम देख सकते हैं वहां तक ही यूनिवर्स है हमारी, जहाँ तक हमारी पहुंच है। मतलब साइंस भी उधर एक लिमिटेशन बन जाता है, उसके आगे वो बात नहीं कर पाती है। ओके। तो हम इतना ही देख पा रहे हैं, तो हमारी दुनिया, हमारी समझदारी, ज्यादा तक हमारे एग्जिस्टेंस की भी समझदारी इतना छोटा हो गया हमारे लिए, लेकिन वैसा नहीं है असल में। मतलब जैसे हम हर चीज को, अब जैसे आंखें देखने का काम करती, अब मुंह से तो आंखों को देखा नहीं जा सकता ना, मुंह सिर्फ बोलेगा, कान सुनेगा। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये पूरा है, और आप क्या चाहते हो, मुंह से ही सब कुछ, सारे सेंसेस का काम लेना चाहते हो। तो आप गलत दिशा में हो, आप एक्चुअली समझे नहीं। फिर मैं जो बोलना चाह रहा हूँ समझ में आया क्या? ठीक, नहीं आया। थोड़ा सा और नहीं, एग्जाम्पल अब देखो, यूनिवर्स बोलेंगे, हाँ। तुम उसका अंदाजा लगा सकते हो? नहीं। जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते उसको यूनिवर्स बोले। तो कोई भी बात की मतलब ये है कि उसको उधर रोक देंगे हम,
मतलब वो एक लिमिटेशन ही हो जाता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी और उसकी अंडरस्टैंडिंग वो पॉइंट को क्रॉस करेगा, लिमिटलेस हो जाओगे। वो लिमिट मतलब उधर से तुम्हारी कोई भी आइडिया होगा, कोई भी थॉट प्रोसेस होगा, वो लिमिटलेस हो जाएगा और किसी का कोई हद नहीं रहता। अब मैं जहां तक हद बना के सोच सकता हूँ वो मेरी हद होगी, ये जहां तक सोच सकता है वो इनकी हद होगी, सबकी अपनी अपनी हद होगी और सब मिले हुए हैं। फिर भी ये नहीं कि हम अलग है, हम हमारा अलग अलग शरीर है लेकिन फिर मिले हुए हैं हम। तो वो समझना और गहराई है, नहीं तो मतलब एक स्टेप आगे जाने की तरीका है बस। ओके। नहीं तो वो कभी खत्म नहीं होता, कंटिन्यूअसली हाँ चलता ही रहता है। मतलब काफी सारे कॉन्सेप्ट्स भी है जो उसको समाधि जैसे बोलते हैं कि तुम उस स्टेट में कोई भी चीज तुम मर भी जाओगे, तुम्हें दिक्कत नहीं, मतलब तुम्हारी फिजिकल स्टेट को भी छोड़ के जाने के लिए रेडी हो जाओगे। ओके। मतलब जैसे लोग समाधि ले लेते इतना हैं। हाँ, इतना ब्रह्मांड की अनुभव हो जाता है तुम्हारे अंदर, कहीं पे जाए नहीं, मतलब एक जगह पे बैठे हुए। अपने कोर को पहचान लेते हाँ पहचान लिए। ओके। स्पिरिचुअलिटी है। हाँ। अब कोई भी चीज मतलब इतना क्षणिक जिंदगी है हमारी, वो समझ में आ जाती तुम्हें इतना गहरा एक्सपीरियंस के साथ कि अरे ये एक सेकंड भी नहीं है। हम कैसे ऐसे उलझ रहे हैं ये सब चीजों के लिए, इसके पीछे पड़ रहे हो, उसके पीछे पड़ रहे, ये चाहिए वो चाहिए, सब टूट जाएंगे। मोक्ष बोलते हैं शायद उसको। कैसे भी मतलब बताने के लिए वो सिर्फ अगेन एक लिमिटेशन ही हो गया ना। लेकिन असल में उसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये भी एक डिफाइन करने की तरीका है, स्टेप्स है बस। अब सबसे पहला स्टेप कोई है नहीं ना उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो उस स्टेट में मतलब उसको तो डिफाइन नहीं किया जा सकता, बट अभी हम जैसे जी रहे हैं तो उस स्टेट में पहुंचने के लिए कोई प्रोसेस है, मतलब कि जैसे काफी सारे हैं, कैसे? इंडिविजुअल है। जैसे बोला कि मेरी एक्सपीरियंसेस मेरी कैपेबिलिटीज को डिफाइन करेगा, वैसे तुम्हारे भी एक्सपीरियंसेस होंगे, इनका भी सबका अलग अलग रहता है। लेकिन एक प्रोसेस तुम चूज करके करना चाहोगे, फिर वो प्रोसेस भी ऐसे ही तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं देगा। तुम्हें उसके साथ इतना इंटीग्रेट होना चाहिए कि कोई भी तरह की स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जिम जा रहे हो, असल में तुम्हारी बॉडी एक फिजिक मेंटेन करने के लिए तुम जिम जा रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते हो, तो तुम जिम जाओगे तो भी वो सब करते हुए तुम्हारी माइंड को काफी स्ट्रेस मिलता है। अरे यार मेरे को तो जाना नहीं है, बार बार ये जिम जाना ही पड़ता है मेरे को फिट रहने के लिए। तो जिसको हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, उसी तरह काफी सारे चीज इसको समझते हुए हमें ऐसा लगता है कि यही है, इतना ही है, यही तरीका है। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे ना उतना अच्छे से समझ में नहीं आया। देखो क्या है, ये इसका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता। जैसे खाना तुम भी खाते हो, मैं भी खाता हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारा अपना एक पर्टिकुलर तरीका है, वैसा खाओगे तभी तुमको हजम होगा, मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। वो सेटिस्फेक्शन मोक्ष है। तुमको प्यास लगी, तुमने पानी पिया, वो मोक्ष है। तुम रात को नींद आई, सो गए, वो मोक्ष है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है वो। लेकिन क्या है, तुम जिंदगी की छोटी छोटी चीजें मिस करते हो ना, तभी बड़ी चीज की तरफ भागने लगते हो। समझ में आया क्या? हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है मोक्ष, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई इसका पर्टिकुलर तरीका नहीं होता। तुमको तुम्हारा तरीका खोजना पड़ेगा कि तुमको किस में शांति मिलेगी, उसको उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो तुम्हें सच में उसके एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। फिर वो एक लैडर लगे रहेगा कि हाँ मैं चढ़ूं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि आप जो भी करोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसे एग्जाम्पल बताया, एक क्षण के अंदर उतना हिस्सा है हम। अगर समझोगे पूरा ब्रह्मांड जितना बड़ा है, उतना हिस्सा है हमारे जीवन, हम जो भी करते हैं हमारे जीवन में। अब इसमें शादी किए, ये किए, वो नहीं किए, ये सब चीज भी इतने ही छोटे हैं। ओके। लेकिन हम कैसे देखते हैं उसको? बहुत बड़ी चीज है, माइक्रोस्कोप में रख के देखते हैं। पूरे जीवन का निचोड़ है वो। तुमने अभी तक जो जिंदगी जिया उसका निचोड़ होगा। जैसे
जूसर से जूस निकाला जाता है, तो उस फल का या जो भी सब्जी होगी उसका वो निचोड़ है, एसेंस आ जाता है उसमें। रस है, राइट। मोक्ष एसेंस है, कोई जगह नहीं है, वो सिर्फ स्टेट ऑफ माइंड है। तुम यहीं बैठे बैठे अभी यहीं पे उस स्थिति में जा सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, आपके साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है। उसके लिए इसीलिए मैं वो एग्जाम्पल बता रहा था, वो ऐसी स्टेट है जहाँ पे तुम अपना बॉडी को भी छोड़ने के लिए रेडी हो जाओगे। मतलब क्या है ये की सेटिस्फेक्शन है वो। हाँ, मतलब इतना इंटरनल सेटिस्फेक्शन है, आज मर जाए कुछ नहीं है इसमें। हाँ। ये तो कभी ना कभी तो होना ही है। ऐसा रोज लगेगा तो तुम कैसे रहोगे बताओ? तुम खुद बताओ, रोज सोचोगे कि अरे कभी ना कभी तो ये शरीर गिरना ही है, कैसा रहेगा तुम्हारी लाइफ? मस्त रहेगी एकदम, बस एकदम जबरदस्त। हाँ, वैसे ही है वो। इतना सिंपल सोच है वो। सो अभी थोड़ा सा एंड तरफ चलते हैं और एक चीज मेरे को पूछनी थी कि हम जैसे इस धरती पे आए हैं, तो क्या हमारा मकसद होता है कुछ? मकसद या फिर अगर पैदा तो हो गए बट क्यों हुए, ये दिमाग में बहुत बार आता है। फिर मैंने इसका अपने हिसाब से एक आंसर निकाला था, वो ये था कि बस एक्सपीरियंस करने के लिए। एकदम एग्जैक्टली। तो इसको थोड़ा सा आप बताओ अपने तरीके से। पहली बात तो ये जो हम सवाल कई बार गलत सवाल कर लेते हैं तो हमको गलत दिशा मिल जाती है। मकसद है असल में, हमको हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स या हमारे जो भी जानने वाले हैं वो जिंदगी में हमको यही बताते हैं, कुछ करो जिंदगी में, कुछ बनो। आपको कुछ बनना नहीं है, आप हो। आपको जीवन मिला, शरीर मिला, आपकी सांस चल रही है, आपके पास सेंसेस है जो इस प्रकृति को, लोगों को, सबको सेंस कर सकती है। अब हुआ क्या, सोसाइटी और पेरेंट्स या फिर जो आपके जानने वाले वो अपने मतलब के लिए, या जो एक हम जिस एक स्ट्रक्चर में ढले हुए हैं वो चाहते हैं कि आप उस स्ट्रक्चर को ही फॉलो करो। ठीक, इसलिए उन्होंने अपना तरीका बना दिया। आपको बस ये जानना है आपकी, आप इस चीज को, जैसे अभी तुम्हारे सवाल में जवाब था कि एक्सपीरियंस करने आए हैं क्या। असल में जैसे मूवी देखने जाते हैं, हम क्यों जाते हैं मूवी देखने? एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। 3 घंटे में हम किसी और की जिंदगी या किसी भी सब्जेक्ट पे बनी मूवी या डॉक्यूमेंट्री जो होती, हम उसको बैठे बैठे अपने सेंस के थ्रू बिना शामिल हुए देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि हम एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो असल में ह्यूमन बीइंग्स ऐसा है कि बिना शामिल हुए भी वो उस अनुभव से गुजर सकता है। क्योंकि अनुभव लेने के लिए जिंदगी तो फिर बहुत छोटी पड़ जाएगी तुमको। तो तुम यहाँ सच में एक्सपीरियंस लेने आए हो, जस्ट लाइक ए प्ले, एक खेल की तरह लो जिंदगी को। जब तुम सच में खेल, इसलिए तो देखिए बच्चों को खेलने में बहुत इंटरेस्ट होता है। खेलने के लिए वो 24 घंटे तैयार होते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर तुमको समझना है तो एक बच्चे को देखो, वो बच्चा तुमको बताएगा कि जिंदगी का मकसद क्या है। जिंदगी का मकसद है सिर्फ खेलना, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि जो चीजें आप जिंदगी में खेल खेल में सीखते हो वो कभी नहीं सीख पाते, और वो आपके चित्त में गहरे भी जाती है। तो दैट्स इट, कि आपका मकसद सिर्फ यही है कि आप यहाँ आए हो, एक्सपीरियंस लो, फुलफिल करो एंड देन मूव ऑन करो नेक्स्ट जर्नी। आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, मतलब वही है, ऐसी कोई मकसद नहीं है सच में। अब जितना तुम उसको मकसद बनाओगे उतना लोड बनेगा वो, स्ट्रेस पैदा होगा। तो जिस मकसद के लिए सच में अगर तुम सोचना चाहते हो, समझना चाहते हो, जिस मकसद के लिए हम आए, वो मकसद के लिए तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुम्हारा इतना छोटा हिस्सा, छोटे में छोटे हिस्सा है कि तुम उसका मकसद बना के भी, फॉर एग्जाम्पल एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तुम्हें मिला कि भाई अब आज तो खुश हूँ, कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी लग रहा है नहीं, ऐसा लगेगा तो मुझे लगता है एक ही है। ये जो सवाल है ना कि मुझे यहाँ एक्सपीरियंस लेने आया हूँ क्या मैं, ये सवाल गहरे गहरे तुम्हारे अंदर और पैदा होते जाएंगे। मकसद यही है कि तुम इस सवाल की तरफ चले जाओ, तब तुमको पता चलने लगेगा कि मकसद क्या है। फिर बोलता हूँ ये बहुत इंडिविजुअल चीज है, और उसको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं रहेगा, वो आंसर भी इवॉल्व होते जाएगा। नया नया अडेप्टेशंस आएंगे, नए नए स्टोरीज आएंगे, सब उनको, ये सब चीजों को मिला के तुम पी लोगे। फिर वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, उठे सोए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ वही है ना जिंदगी। अब इसमें किसी के लिए तरसना, नहीं तो कोई चीज के लिए आगे जाने की कोशिश करना कोई मतलब ही नहीं है। ये तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ऐसे कोई मकसद नहीं है। मकसद यहाँ बनाए जाते हैं सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए, कि आपको पैसे कमाना है, खेती करना है, ये सिर्फ शरीर के लिए। लेकिन आपके पास एक मन है, एक आत्मा है, आपको उसके लिए भी काम करना है। तो ये सवाल जब पैदा हो जाए, समझो आपका मकसद पूरा हुआ। मतलब जिंदगी जीने के लिए बाकी चीजें भी जरूरी है, पर अंदर की खुशी के लिए बैलेंस बनाना जरूरी है।
ओके। तब आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हो जो एक ह्यूमन बॉडी में आए हो, लेकिन आपकी जो लिमिट्स है उसके बियॉन्ड है। आपको बस यही जानना है। मतलब कि एक एनर्जी वाली चीज को एक डब्बे में बंद कर हाँ, दिया, डब्बा right. हमारा शरीर है। हाँ, उसमें वो- कैद कर दिया गया हाँ, उसको। बस। बिल्कुल ओके। और अगर हमने डब्बे की पहचान कर लिया तो हम उसके बाहर भी जा सकते हैं। अब वो भी करने की जरूरत नहीं है। हम्म। डब्बे के अंदर रहते हुए भी तुम सब कुछ समझ सकते हो। अच्छा। क्योंकि डब्बे के अंदर भी क्या है, हम ही है। वही है। वो भी ये भी मिला हुआ है ना। ये डब्बे को भी वैसे समझने की जरूरत नहीं, लेकिन समझने के बाद तुम्हें ये लगेगा कि इसमें नहीं है मजा। जो डब्बे में भी है वो सबसे जो मिला हुआ है ना, उसमें है मजा। तो डब्बे में रहते हो तुम खुश रहोगे मतलब एक कि हाँ ठीक है भाई, वो अपनी जगह में, हम अपनी एक जगह। मछली समुद्र से अलग हो जाए, ठीक उसी तरह अभी हम हैं। हम टूट गए हैं, हमको वापस समुद्र में गिरना है। तो ये हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, ये आपको उस समुद्र से अलग कर दिया है कहीं ना कहीं। आपको वापस उसमें मिलना है। सारी प्रोसेस बस यही है। मतलब कि अगर डब्बा रहे ही ना तो हम इन्फिनाइट हो जाएंगे। इन्फिनिट हो जाएंगे। Right. हमारा कोई वो नहीं रहेगा, हम बाउंड्रीज हर नहीं जगह रहेगी। हैं। हम सब कुछ है। हम सब कुछ हो जाएंगे।